हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में ही हम लोगों ने बजट देखा था 1 फरवरी संडे के दिन, ठीक है। एंड उसके बाद बाजार में क्या हुआ था वो भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा ही होगा। पर दोस्तों, अगर हम बात कर ले, देखिए बजट में निर्मला सीतारमण जी जो भी अनाउंसमेंट करती है तो क्या वो तुरंत लागू हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था, एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो प्रोसेस सब कुछ होने के बाद, ठीक है, फिर वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। सो 1 फरवरी जो भी चीज़ें हम सभी लोगों ने देखी है वो क्या होती है दोस्तों, कि सरकार ने बताया है कि हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए अगर आप स्पीच निर्मला सीतारमण जी के ओपन करके सुन लो, सभी में आपको एक शब्द कॉमन देखने को मिलेगा, प्रपोज्ड। प्रपोज मतलब हम ये करने जा रहे हैं, किया नहीं है, ठीक है। तो क्या वो चीज़ें सरकार कह रही है कि वो करने जा रहे हैं, तो क्या उसमें बदलाव हो सकता है? यस, हो सकता है। तो यही तो है दोस्तों कि प्रोसेस कैसा होता है कि निर्मला सीतारमण जी पहले 1 फेब को बजट अनाउंस करेंगी, फिर उसके बाद आपको बताइए हमारा जो संसद रहता है, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात कर ले, वहाँ पे उसको लेकर डिबेट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अलग अलग लोग अपनी अपनी राय भी सामने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कमेटी होती है वो भी कुछ हफ्तों का टाइम लेती है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्लस माइनस यहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं। एंड फिर बाद में जाके सारी चीज़ें जब पास ऑन हो जाती है, ठीक है, फिर वो अप्रैल से हम लोग को चीज़ें लागू होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बजट तो हम लोग को देखने को मिल गया, बट इसमें क्या कुछ बदलाव यहाँ पे हो सकता है? तो इसको लेकर मतलब क्या होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए? यस, पार्लियामेंट में भाई डिमांड तो करनी चाहिए निर्मला सीतारमण जी के सामने, सामने जो भी है अपोजिशन पार्टी वाले, ठीक है। जो सरकार में बैठे वो थोड़ी ना डिमांड करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों खबर क्या है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, आप इनको तो जानते होंगे, राघव चड्ढा जी। यस, तो इन्होंने यहाँ पे बजट को लेकर बहुत बड़ी डिमांड्स यहाँ पे सरकार के सामने रखी हुई है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि जो भी बजट होता है उसके बाद अगर आप डिमांड ही नहीं रखोगे तो बदलेगा क्या। पर इस वक्त अगर बात कर रहे दोस्तों तो राघव चड्ढा जी ने बजट को लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर, एयरलाइन सेगमेंट को लेकर एक चीज़ सामने लाई थी कि एयरपोर्ट पे सरकारी कोई भी हम लोग को सुविधाएं देखने को नहीं मिलती है, कुछ भी चीज़ें एकदम अनाप शनाप दाम के ऊपर बेची जाती है। उसके बाद हम लोगों ने वो बदलाव देखा, शुरुआत तो हुई, पूरा इंप्लीमेंट होने के लिए टाइम लगेगा, बट चलो शुरुआत तो हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कौन सी चीज़ देखी, वो 10 मिनट डिलीवरी वाली चीज़, उसको लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाया, वो भी आप देख सकते हो बहुत कुछ हद तक उसमें सुधार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी इसके बाद यहाँ पे बजट को लेकर अब राघव चड्ढा जी की ओर से यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। उन्होंने 3 पॉइंट सामने रखे, 3 पॉइंट मतलब उन्होंने बजट की पॉजिटिव चीज़ें भी सामने रखी, उन्होंने बजट की नेगेटिव चीज़ें भी सामने रखी, और उन्होंने अपना सुझाव भी दिया है कि ये चीज़ें सरकार अगर करेगी, इसी वक्त करेगी तो भी यहाँ पे अच्छी बात रहेगी। सो वही कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहले पॉइंट की अगर बात कर रहे दोस्तों तो वो है एसटीटी। यस, एसटीटी की अगर बात कर ले, आपको पता है इस बजट में एसटीटी को क्या किया है, सरकार ने बढ़ा दिया कि नहीं? यस, बढ़ा दिया। पर दोस्तों लेट मी टेल यू, राघव चड्ढा जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एसटीटी को सपोर्ट किया है। यस, उन्होंने कहा कि एसटीटी अगर सरकार ने यहाँ पे बढ़ाया है तो मैं कोई इसको विरोध नहीं करूँगा, बिकॉज एसटीटी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा जो सट्टा विट्टा जो चलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड ही जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, उसी के ऊपर ये एसटीटी का बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये जितना कम होगा इस चीज़ के चलते वो अच्छी बात है। पर बट लगा के उन्होंने बात बोली है, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, सट्टा यहाँ पे कम होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एलटीसीजी जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो टैक्स लगता है उसको यहाँ पे सीधा हटा देना चाहिए। यस, ये डिमांड उन्होंने सामने रखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि राघव चड्ढा जी ने यहाँ पे एसटीटी हाइक की बात की है, समर्थन किया है, बट स्क्रैप कर दो भाई एलटीसीजी। किसके ऊपर? इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जो टैक्स लगता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हटना चाहिए। ये देखो, खास करके उन्होंने बोला है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है इक्विटीज के ऊपर, उसको जीरो कर देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात उन्होंने की है। सो ये डिमांड उन्होंने निर्मला सीतारमण जी के सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये देखना अब मज़ेदार बात है दोस्तों कि क्या इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। एंड ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको पता ही है, हिस्टोरिकल डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूँ, आपको पता ही है एसटीटी और एलटीसीजी ये सब्स्टिट्यूट थे। मतलब अगर इधर एलटीसीजी होगा तो एसटीटी नहीं होगा, अगर एसटीटी है तो एलटीसीजी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इतिहास का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए
2004 के हिसाब से अगर हम बात कर ले, ये क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ये देखने को मिल रहा है एलटीसीजी 20% था, बट इंडेक्सेशन के हिसाब से था, ठीक है, तो वो कम होता था। बट एसटीटी देखिए क्या था, नॉट एप्लीकेबल, एसटीटी था ही नहीं। देन उसके बाद 2004 के हिसाब से अगर हम बात कर ले, वहीं से पहली बार एसटीटी इंट्रोड्यूस किया, बट एलटीसीजी को हटा दिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2004 से लेकर 18 तक सेम चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। क्या देखने को मिल रही थी कि एलटीसीजी वॉज अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द एसटीटी, ठीक है। एंड उसके बाद वो आ गया दोस्तों एकदम मतलब खतरनाक ईयर 2018, जहाँ पे सरकार ने एसटीटी को भी एक्टिवेट किया और एलटीसीजी भी 10% लगा दिया और 1 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा भाई, ठीक है। बट दोनों चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिली और यहाँ से वो दिक्कत स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद 2024 के जुलाई बजट की अगर बात कर ले, एसटीटी जैसे चल रहा था वैसे ही एलटीसीजी हटाने की बात करी थी, उसको तो 12.5 और बढ़ा दिया, ठीक है। एग्जाम्पशन लिमिट भी थोड़ा सी बढ़ा दी, बट ये चीज़ और बढ़ते हुए देखने को मिली। और इस बजट की बात कर ले तो एलटीसीजी 12.5 का 12.5 और एसटीटी और बढ़ गया डेरिवेटिव सेगमेंट में। मतलब क्या है यहाँ पे, ये पहली चीज़ें एक होती थी एक नहीं होती थी, अब तो दोनों चीज़ें और दोनों चीज़ें एक एक बजट में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त एसटीटी बढ़ गया, लास्ट टाइम एसटीटी वैसे ही था, एलटीसीजी बढ़ा दिया, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम उसी प्रकार की चीज़ें चल रही थी। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, तो पॉइंट यही है, राघव चड्ढा ने यहाँ पे डिमांड की है कि भाई एलटीसीजी को यहाँ पे अब क्या कर देना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए हटा देना चाहिए। अब सरकार सुनती है, निर्मला सीतारमण जी सुनती है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। अच्छा, एफआईएस के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली क्या कि इनको टैक्स हटा दो, तो नहीं, पर उन्होंने एक चीज़ अच्छी यहाँ पे कही है कि वो जो एनआरआई का जो लिमिट है वो यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते विदेश से पैसा आएगा, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन इनकम टैक्स को लेकर भी उन्होंने पॉइंट सामने रखे, खास करके उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि आपको पता ही अभी नए स्लैब रेट्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इस बजट की बात करें तो नए स्लैब रेट्स में कोई परसेंटेज कोई ऊपर नीचे होते हुए देखने को नहीं मिला। अब ये होना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अगर ये होगा तो वो बजट के अनाउंसमेंट में होगा। बट उन्होंने एक डिमांड रखी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं ओल्ड रिजिम में 50 था, फिर न्यू रिजिम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दिया, इससे टैक्स कम होता है। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा ओल्ड रिजिम में 50 ही रखा, बट न्यू में 50 के बदले 75 कर दिया, 25 बढ़ा दिया। सो इस बजट में देखा गया तो इसमें कोई चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया। आप देख सकते हो 50 और 75 सेम ही देखने को मिल रहा है। एंड राघव चड्ढा जी की अगर बात करें तो उन्होंने डिमांड किया है निर्मला सीतारमण जी को कि इसको तुरंत, यस उन्होंने यहाँ पे कहा है कि तुरंत अभी यहाँ पे जो सारी चीज़ें अभी तक फाइनल नहीं हुआ है बजट, तो इसको तुरंत यहाँ पे क्या कर दो, 75,000 का 1.5 लाख कर दो, डबल कर दो। ये डिमांड उन्होंने फिलहाल तो सामने रखी हुई है। स्लैब में तो बदलाव करना पॉसिबल है नहीं ऐसा तुरंत, बट एटलीस्ट स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो 75 का 1.5 लाख कर दो, ठीक है। ये एक डिमांड सामने उन्होंने रखी हुई है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे डायरेक्टली 75 का 1.5 लाख, अरे भाई 1.5 लाख मांगेंगे तो किधर जाके 1 लाख मिलेगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ फिलहाल तो उन्होंने सामने रखी हुई है। लेट्स सी अभी वापस सरकार ये सुनती है कि नहीं सुनती। अगर ये माना गया, सुना गया, तो भाई बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इससे होता क्या है भाई कि जो टैक्स देने वाले भाई उनका टैक्स कम हो जाता है और हाथ में पैसा बचता है, फिर उसका वो इन्वेस्ट करे या फिर कंज्यूम करे, दोनों में फ़ायदा हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ऐसा वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स, इसमें अब पता है कौन सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, इंडिविजुअल वाले ज़्यादा टैक्स दे रहे रदर देन कॉर्पोरेट वाले। मतलब अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ तो कॉर्पोरेट वाले कितना टैक्स दे रहे थे, देखिए 9 लाख करोड़ के आसपास, और इंडिविजुअल कितना दे रहे थे 10.5 लाख करोड़ के आसपास, 24 के हिसाब से बात करूँ तो। देन उसके बाद कॉर्पोरेट वालों 10.98 तक आ गए, इंडिविजुअल की बात कर ले 1.25 लाख के आसपास। और अभी का डेटा की अगर बात कर ले रिवाइज, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है पता है, 11.09 लाख करोड़, इतना सरकार को कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा है। बट इंडिविजुअल से देखो लगभग 13.25 लाख करोड़। मतलब इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स वाले भाई कॉर्पोरेट्स, हम कंपनी से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और बदले में इंडिविजुअल्स को मिल के आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये डिमांड यहाँ पे सामने रखी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो इंडिविजुअल ब्लू वाली लाइन देखो, यहाँ पे हम लोग को ऊपर देखने को मिल रहा है कि नहीं। सो एक कॉर्पोरेट से ज़्यादा हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं एंड इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि सैलरी क्लास को यहाँ पे मदद मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ वेजेस वालों को भी मदद मिलनी चाहिए। वेजेस मतलब जो ये मजदूर हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इनको ये वेजेस यहाँ पे मिलते हैं। सो इनको भी यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे मिलना चाहिए, इन्फ्लेशन लिंक वेज हाइक यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से वेजेस सैलरीज बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इनकम टैक्स देने वालों को, सैलरी क्लास को वहाँ से बेनिफिट मिलेगा और वेजेस वालों को
इन्फ्लेशन लिंक वेज हाइक अगर मिल गया तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ये एक डिमांड उन्होंने सामने रखी हुई है। प्लस इन्फ्लेशन का मुद्दा तो उन्होंने उठाया ही है कि हर एक चीज़, हेल्थ की बात कर ले कितना इन्फ्लेशन है, एजुकेशन की बात उन्होंने की है कि कितना परसेंटेज है, फूड की बात की है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, सब में इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए ये डिमांड उन्होंने सामने रखी है। हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की ओर से हो सकती है, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने बहुत लंबी स्पीच यहाँ पे दी है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर के ऊपर जितना भी खर्चा होता है टोटल जीडीपी का 0.5 होता है, जो कि एक डेवलप कंट्रीज में डबल डिजिट देखने को मिल जाता है। किधर 10% है, किधर 15 है, अमेरिका में 18% है, और हमारे इधर कितना 0.5%, 0.5%, नॉट इवन 1%। तो उन्होंने यही चीज़ कही है कि हेल्थ केयर सेक्टर सुधारने की ज़रूरत है। सरकारी अस्पताल की जो हालत है, ठीक है, वहाँ पे अगर बजट इतना कम रहेगा जीडीपी के हिसाब से, 0.5% क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो चीज़ें सुधरेगी ही नहीं। सो लेट्स सी सरकार इस चीज़ को भी सुनती है या नहीं। देन प्रॉपर्टीज़ को लेकर, रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर उन्होंने चीज़ सामने रखी हुई है। किस चीज़ को लेकर? जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं इंडिया में, उसमें लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि कैओस मचा हुआ रहता है। एंड अगर रजिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा है कि ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब डिजिटल वे में सारा चिट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये लैंड, ये प्रॉपर्टी किसके नाम के ऊपर है, आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओ। क्योंकि अगर इंडिया में अगर देखा गया तो लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर क्या डिस्प्यूट रहता है। रियल एस्टेट सेगमेंट आपको पता ही है भाई, घर खरीदना मतलब एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है। अगर फंस गए तो ऐसा फंस जाओगे कि कई सालों तक मतलब वो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने डिमांड यहाँ पे की है। देन क्रिप्टो करेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यस आप यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट को उन्होंने डिमांड की है कि इसको लीगलाइज किया जाए। क्रिप्टो करेंसी या फिर अदर जो वीडीए रहता है, वर्चुअल डिजिटल असेट, इनको लीगलाइज किया जाए। बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा मार्केट है, बट ये सब कुछ बाहर जा रहा है। ऑफशोर ये ट्रेडिंग हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसको सरकार ने लीगलाइज करना चाहिए। काफ़ी सख्त नियम कानून कायदे यहाँ पे रखने चाहिए एंड अच्छा खासा टैक्स भी लगाना चाहिए। तो इससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। बट इसको लीगलाइज ना करके सरकार बहुत बड़ा यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन भी यहाँ पे छोड़ रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें बाहर जा रही है। तो इस प्रकार की काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी डिमांड्स यहाँ पे राघव चड्ढा जी ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये कोई ऐसी हवे में रहने वाली बात नहीं भाई, ये सारी चीज़ें हम लोग को ये संसद में यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर अब निर्मला सीतारमण जी का क्या रिप्लाई यहाँ पे आएगा, क्या जवाब आएगा, और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अब सुनी जाएगी, मानी जाएगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए, फाइनली किसी ने डिमांड तो रखी है, अब सप्लाई होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, तो देख लेते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।